मेरे इस शहर का नाम है द विच वर्ल्ड सिटी, जिसका मतलब होता है डायन का शहर, और इसका नाम लगभग 50 से 60 साल पहले पड़ा था। उस ज़माने में कहते हैं कि यहाँ पर एक डायन हुआ करती थी। यहाँ घोड़ों के बहुत सारे तबेले थे और जो लोग वहाँ काम किया करते थे वो डायन उन वादियों से निकलती थी और लोगों का शिकार किया करती थी। इतनी ज़्यादा दहशत थी यहाँ पर कि लोगों की लाशें मिला करती थी और उन पर जादू टोना किया होता। ये उस डायन का काम था जो कभी कभी रात को नज़र आती थी। लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा तंग आ गए तो उन्होंने सोचा मरना तो है ही उसके हाथों, क्यों ना इकट्ठे होकर उसका शिकार करने की एक कोशिश की जाए। लगभग 1000 लोग इकट्ठा हुए थे और उस डायन को ढूंढने का काम शुरू हो गया। यहाँ लोगों को इस बारे में बता दिया गया था, लेकिन शायद डायन तक ये बात पहुँच नहीं पाई। इस बात को सिर्फ मर्दों तक सीमित रखा गया था और रात को 1000 लोग इकट्ठा हुए थे और जब उन्हें वो डायन नजर आई उसका पीछा शुरू कर दिया और उसे उन वादियों में घेर लिया गया था। एक पेड़ से उसे बांध दिया गया। कहते हैं उसने लगभग 50 लोगों को मारने की कोशिश की थी, उन्हें हवा में उड़ा दिया था और दूर दूर पटक दिया था, लेकिन लोगों की संख्या ही बहुत ज़्यादा थी। उसे एक पेड़ के साथ बांध दिया गया। उसके बाद उसका वो भयानक चेहरा बार बार बदल रहा था, अलग अलग चेहरे बना रही थी लोगों को भटकाने के लिए। लेकिन जब उसे आग से जला दिया गया तब धीरे धीरे उसकी चीखें निकलती गई, उसके शरीर से शक्तियाँ निकलती गई और वो कमज़ोर होती गई। उसे वहीं जलाकर मारा गया था। इस तरह वो दहशत हमारे इस शहर से गायब हो गई और उसके बाद से किसी ने उस डायन को कभी नहीं देखा। आज तक ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। अगर हमारे शहर में आप आ जाएं, किसी बूढ़े से ये पूछ लें कि इस शहर का नाम विच वर्ल्ड क्यों है, तो वो इसी डायन की कहानी और भी ज़्यादा विस्तार से सुनाएगा। मेरी दादी ने भी बचपन में ही मुझे ये कहानी सुनाई थी और जब भी मैं ये कहानी सुना करता था मैं बेड के नीचे छिप जाया करता था और अंधेरे में देखने से मुझे डर लगा करता था। मैं रात को बाहर निकला तक नहीं करता था। मुझे लगता था वो डायन आएगी और मुझे पकड़ लेगी, और दादी हंसती हुई कहती थी अब वो डायन नहीं रही, उसे तो मार दिया गया था। लेकिन मेरी दादी मुझे ये कहकर डरा भी दिया करती थी। लेकिन जो डायन होती है उसे सिर्फ जलाकर मारा नहीं जा सकता। उसे मारने के लिए उसकी शक्तियों से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होती हैं उन्हें ख़त्म करना पड़ता है। कई लोगों का मानना है वो जल तो गई थी लेकिन जिंदा बच गई थी। और मेरी दादी ने ही बताया था भले ही उस डायन को जला दिया गया था लेकिन कोई पता नहीं कर पाया था वो डायन असल में कौन थी, क्योंकि डायन का असली रूप अगर देख लिया जाए तो पता चल जाता है कि वो कहाँ पर रहती है। और कई बार ऐसी डायनें हमारे बीच रहती हैं लेकिन उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। बस मेरी दादी की ये डरावनी डरावनी बातें, और मैं बचपन से ही उस डायन से डरता आया हूँ। मेरी दादी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है और उसके बाद से मैं दादी को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। रात को मेरी दादी की वो डरावनी डरावनी कहानियाँ जिसे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता था। मेरी दादी बड़ी खुशी से वो कहानियाँ सुनाया करती थी और आज मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो वो कहानियाँ सुना पाए। लेकिन कहते हैं ना, आपकी पसंद वैसी होती है जैसी आपके लिए भगवान ने लिखी होती है। मेरी गर्लफ्रेंड लिंडा, उसे भूतिया कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी दादी की कमी जैसे लिंडा पूरी कर रही है। हर रोज़ मैं उससे वो भूतिया कहानियाँ रात के वक्त सुनता हूँ और मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। और सच में वो कमी उसने दूर कर दी है। आज भी याद आती है अपनी दादी की, लेकिन लिंडा वो कमी पूरी कर रही है। अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। कुछ लोगों का मानना है डायन होती ही नहीं, कुछ लोगों का मानना है ये बस भ्रम होता है और डायन कभी यहाँ पर मौजूद हुआ ही नहीं करती थी। किसी डायन को यहाँ कभी पकड़ा नहीं गया, मारा नहीं गया, बस झूठी कहानियाँ फैला दी गई। लेकिन कई चर्च के पादरी पिछले 3 सालों से ये कह रहे हैं कि हमारे इस शहर में कई मौतों की जिम्मेदार वैसी कोई और डायन है। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं, लेकिन कई लोगों की मौत ऐसे हुई है, उनकी लाशें ऐसी संदिग्ध हालत में मिली कि लग रहा था किसी ने जादू टोना किया हो, लेकिन उसके घर वाले मानने को तैयार नहीं। आखिर एक डायन जब किसी का शिकार करती है उसको पहले कहीं लेकर जाती है,
अपने खुफिया अड्डे पर और वहाँ पर उस पर जादू टोना करती है, फिर उसकी बलि देती है। इस तरह वो लोगों को मारती है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी लाशें मिली थी वो घरों में मिली थी, इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं। मुझे अपनी दादी की कहानियाँ याद थी। डायन इतनी चालाक होती है, इतनी चालाक होती है कि कभी पकड़ी नहीं जाती। बड़ी मुश्किल से अगर उसकी किस्मत खराब हो तब उसका भांडा फोड़ होता है, वरना उसकी असली पहचान सालों तक किसी को पता नहीं चलती। इसी तरह एक रात मैं और लिंडा सड़क पर घूमते हुए घर की तरफ आ रहे थे। हर रोज़ हमारी ये आदत थी, हम खाली सड़कों पर सैर किया करते थे और लोग ज़्यादातर घरों से बाहर इस समय नहीं निकलते। इसलिए लिंडा मुझे डरावनी डरावनी कहानियाँ इन सड़कों पर सुनाया करती थी। डायनों की कहानियाँ, चुड़ैलों की कहानियाँ, बिल्कुल मेरी दादी की तरह। और मैं उन कहानियों को सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता और कभी कभी तो भागने का मन करता। लेकिन लिंडा मेरे हाथ को पकड़ लेती और मुझ पर हंसने लगती और कहती, तुम डरावनी कहानियाँ सुनना भी चाहते हो और तुम डर भी जाते हो, आखिर क्या चीज़ हो तुम। इस तरह हम मजाक करते करते आज भी घर की तरफ आ रहे थे और आज लिंडा एक अजीब सी डायन की कहानी सुना रही थी। वो कह रही थी किसी ज़माने में एक डायन हुआ करती थी जिसके पास बहुत शक्तियाँ थी। कहते हैं कि वो रूप बदल सकती थी और लोगों को अपनों जैसा रूप बनाकर फंसाने की कोशिश करती थी। वो इस तरह एक बार किसी को फंसाने आई लेकिन गलती कर दी। उसने पहचान लिया और बाद में उस डायन ने उसको मारने के लिए अलग प्लान बनाया। जैसे ही वो ये कहानी सुना रही थी मुझे एक अजीब सा म्यूज़िक सुनना शुरू हो गया। ये बहुत अलग सा था, ऐसा लग रहा था कोई पियानो बजा रहा हो, लेकिन बहुत दूर। मध्यम मध्यम सी आवाज़ आ रही थी उन पेड़ों के पास से और थोड़ी थोड़ी जब हवा चलती उन पत्तों से सीटियों की आवाज़ें आने लगती। मैंने लिंडा को कहा था, लिंडा आवाज़ सुन रही हो? लगता है कोई बहुत अच्छा पियानो सा बजा रहा है। लिंडा कहने लगी, हाँ हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रही है? तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? मुझे तो काफ़ी डरावना सा साउंड आ रहा है। मैं ध्यान से सुनना चाहता था। वो आवाज़ धुंधली धुंधली सी थी, या कहूँ बहुत दूर से आ रही थी, पहचान में नहीं आ रही थी म्यूज़िक है कौन सा। तो लिंडा कहने लगी, चलो उस तरफ चलते हैं। वैसे भी आज की रात काफ़ी रोमांटिक सी है, बातें करते करते ढूंढते हैं, एक रहस्य सुलझाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ठीक है। इस तरह हम धीरे धीरे चलते हुए उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ से वो पियानो की आवाज़ आ रही थी। चलते चलते शहर के दूसरी तरफ जाने लगे थे। वो आवाज़ उस पार्क के बीच से आ रही थी। जैसे जैसे हम उसके करीब जाने की कोशिश करते रहे वहाँ बने कई घरों के अंदर से आवाज़ आ रही लग रही थी, लेकिन असल में पता नहीं चल रहा था। कई बार तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई पियानो को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है और बजाए भी जा रहा है, क्योंकि हर बार वो आवाज़ अलग दिशा से आने लगती। जब हमें लगता कि हम वहाँ पर पहुँच गए हैं वो पियानो की आवाज़ कहीं और से आना शुरू हो जाती। लेकिन अब इतना करीब आ गए थे कि मुझे लिंडा की वो बात बिल्कुल साफ साफ समझ आ रही थी। डरावनी सी पियानो की आवाज़ दूर से तो अच्छी लगी थी, लेकिन करीब से अब ऐसा महसूस हो रहा था जानबूझकर कोई डरावना पियानो बजा रहा है, लोगों को डराने के लिए शायद। तब उसकी आवाज़ का पीछा करते रहे हम और घरों के आसपास से गुजरते ही रहे हम, और वहाँ लगभग 1 घंटे हमने कोशिश की कि किस घर से आवाज़ आ रही है उसके करीब खड़े हो जाएं। जहाँ भी हम रुकते ऐसा लगता वो आवाज़ अब साफ आ रही है। थोड़ी देर बाद जैसे धुंधली धुंधली सी होने लगती, दूर होने लगती। इस तरह हम अपने घर की तरफ बढ़ चले। जैसे ही मैं अपने घर में पहुँचा, मेरे घर में दादी की पुरानी घड़ी पड़ी हुई थी और ये घड़ी बहुत ज़्यादा अजीब थी। कभी ये चलती थी, कभी नहीं चलती थी, और मेरी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी कि ये उनके भी दादाजी की घड़ी थी। उस ज़माने में ये चला करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस याद के तौर पर अपने घर में रखा और मैं इसे दादी की याद के तौर पर रखे हुए हूँ। ये तो चला नहीं करती थी, आज कैसे चल रही है। टंग टंग, ये आवाज़ें सुनकर जैसे मेरे कान खड़े से हो गए थे। घड़ी पर समय 12 बजे का था और बार बार सुई 5 मिनट आगे जाती, फिर एकदम से झटके से 12 बजे पर आ जाती। तब मैं सोच रहा था ये घड़ी घूमती भी है या बार बार 12 बजे पर आकर फंस जाती है।
और सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि इसे चाबी देनी पड़ती थी, तब ये घड़ी चला करती थी। मैंने तो कभी इसे चाबी दी ही नहीं और ये बहुत सालों से बंद पड़ी थी। अचानक चलना कैसे शुरू हो गई? उसे देखता जा रहा था मैं, चाबी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। चाबी देकर तो देखूं कहीं ये ठीक तो नहीं हो गई अपने आप, लेकिन चाबी मिली ही नहीं और वो घड़ी बार बार 5 मिनट आगे जाती और झटके से दोबारा 12 बजे पर। कुछ समय ऐसा होता रहा और उसके बाद आवाज़ आई 12 बजने की, जैसे कोई बेल बजी हो। टन टन टन। वो घड़ी बंद। अचानक इस आवाज़ ने जैसे उस घड़ी को बंद कर दिया था। मुझे डरावना सा एहसास हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड बढ़ गई हो। मेरे शरीर पर जो रोंगटे थे वो खड़े हो चुके थे। मैं जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ भागा। मैं यहाँ अकेला रहा करता था, इसीलिए मुझे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैंने अपने उस कमरे का दरवाज़ा लगाया, जल्दी से कंबल के नीचे छिप गया। बचपन से जब आप डरावनी डरावनी कहानियाँ सुनते आए हों, थोड़ा थोड़ा डर लगना जायज़ है। इसका मज़ा भी बहुत आया करता था। अब मैं कंबल के नीचे छिपा हुआ था और कुछ समय ठंड लगती रही, फिर गर्मी लगना शुरू हो गई और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज मुझे काम पर जाना था, तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता बनाया और काम की तरफ निकल पड़ा। मैं जब उन्हीं घरों के पास से गुजर रहा था जहां कल पियानो की आवाज़ आई थी, मेरा ध्यान पड़ा एक घर के बाहर 4 पादरी खड़े थे। वो अलग अलग चर्च से आए हुए थे और उन्हें देखकर बहुत हैरानी हुई मुझे। कभी भी अलग अलग चर्च के पादरी इस तरह चर्च के बाहर नहीं मिलते, बल्कि वो तो खुफिया चर्च की मीटिंग करते हैं। यहाँ घर के बाहर क्यों है? उन्हें देखकर मैं भी रुक गया, क्योंकि एक पादरी को मैं जानता था। वो पहले भी हमारे घर कई बार आ चुका था, इसलिए मैं सीधा उसे बुलाने के लिए चला गया। मुझे देखकर वो हैरान सा हो गया, चौकन्ना सा होकर कहने लगा, तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। उसकी ये बात सुनकर कुछ देर के लिए मैं घबरा सा गया और मैं पूछने लगा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई है? वो कहने लगे, देखो यहाँ पर किसी का कत्ल हुआ है और बहुत ही अजीब तरह से हुआ है। पुलिस का कहना है ये कोई सीरियल किलर हो सकता है या उसने किसी से बदला लेने के लिए इस तरह से मारा है, और हमारा मानना है ये कोई शैतानी शक्ति है। मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। भूतिया कहानियाँ मैंने बहुत बार सुनी है, पहली बार देखूँ तो सही शैतानी शक्ति इंसान को मारती कैसे है। वो पादरी मुझे वहाँ से भगाना चाहते थे, लेकिन मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। जब उस लाश को घर से बाहर निकाला गया था, उसे देखकर घबराहट के मारे मेरा बुरा हाल हो चुका था। ये आदमी का शरीर अकड़ा हुआ था। उसकी उम्र 50 साल रही होगी। उसका शरीर ऐसे अकड़ा हुआ था जैसे वो कुर्सी पर बैठा बैठा मर गया हो। उसका हाथ ऊपर की तरफ गया हुआ था, उसकी 2 उंगलियां आगे की तरफ थी। ऐसा लग रहा था पियानो बजाते बजाते उसकी मौत हो गई हो। ये देखते ही मैं चौकन्ना सा हो गया और मैं उस पादरी से पूछ रहा था, क्या ये पियानो बजाता बजाता मरा है? तब पादरी मेरी तरफ देखकर कहने लगा, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये पियानो बजा रहा हो। किसी के दिमाग में नहीं आया, लेकिन इसके घर में कोई पियानो तो है नहीं। ये बेड पर इस तरह लेटा हुआ मिला। ये सुनकर मैं सन्नसा हो गया था। मैं उस पादरी को बताना चाहता था, कल हमने पियानो की आवाज़ सुनी, लेकिन क्या वो यकीन करेंगे और क्या उसे इस घटना से जोड़ा जा सकता है या नहीं? हो सकता है कोई और ही पियानो बजा रहा हो और मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि ये घटना उससे जुड़ी है। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं वहाँ से निकलने लगा, लेकिन उस आदमी की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी। वो लाश, ऐसा लग रहा था अभी अभी जिंदा हो, अभी अभी मर गया हो। मैं सीधा काम की तरफ निकल पड़ा था और काम पर सबसे पहले मुझे लिंडा ही मिली। उसने मुझे किस किया और मैं काफ़ी घबराया हुआ था। वो पूछने लगी, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैंने कहा, कल तुमने वो पियानो की आवाज़ सुनी थी ना? उसने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, वहाँ एक लाश मिली है, एक आदमी 50 साल का, जो बेड पर लेटा लेटा मरा हुआ पाया गया। पादरी का मानना है कि उस पर किसी शैतानी शक्ति ने हमला किया है। पुलिस वालों का मानना है किसी और ने मारा है, कोई जहर दिया हो सकता है। लेकिन तुम्हें पता है, बेड पर हम सीधा लेटते हैं या एक तरफ मुड़े हुए होते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई बैठकर उंगलियां आगे करे और जैसे पियानो बजा रहा हो वैसे उसकी मौत हो। तो लिंडा कहने लगी, सच में ऐसा हुआ था? तुमने देखी वो लाश? मैंने कहा, हाँ। फिर लिंडा भी थोड़ा सा घबरा गई थी और कहने लगी,
ये एक इत्तेफाक हो सकता है ना। मैं भी अब उससे बिल्कुल मानना चाहता था कि ये बात सच हो। फिर हम काम पर ध्यान लगाना चाहते थे क्योंकि देर मैंने काफ़ी कर दी थी। हम वहाँ इकट्ठे ही काम करने लगे। ये हमारी किस्मत थी कि काम पर हम मिले थे और हम में प्यार हो गया था, और अब काम भी हम इकट्ठा किया करते थे और काम पर बातें भी बहुत ज़्यादा किया करते थे। जब काम खत्म होता तो हम घर की तरफ निकल पड़ते और वॉक हर रोज़ का हमारा काम था। पूरा दिन हमने काम किया। जैसे ही हम वापस उसी घरों के पास से आ रहे थे तभी एक और आवाज़ ने हमें हैरान सा कर दिया। ये एक वायलिन की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा हल्की सी आवाज़। ऐसा लग रहा था बहुत दूर से आ रही हो। लिंडा को ये आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन मेरे कानों में जैसे ही ये आवाज़ पड़ी मैं लिंडा को कहने लगा, देखो कोई वायलिन बजा रहा है और कितनी प्यारी सी आवाज़ है, देखो कितना रोमांटिक वायलिन लगता है। अब लिंडा मेरी तरफ देखकर कहने लगी, वायलिन? मुझे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा। अब लिंडा मान नहीं रही थी और मैंने कहा, सच में कोई वायलिन बजा रहा है। फिर हम उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे आवाज़ के हम करीब जाते रहे अब लिंडा मानने को तैयार हो गई थी, सच में ये वायलिन की आवाज़ है। लेकिन लिंडा का कहना था, वायलिन की आवाज़ तुम्हें रोमांटिक लग रही है, मुझे तो ये भयानक सी लग रही है। ऐसी ही वायलिन चर्च में बजाई जाती है जब किसी की मौत हो जाती है, बिल्कुल वैसी आवाज़। सच में दूर से ये रोमांटिक वायलिन की आवाज़ लग रही थी, करीब से डरावनी सी लगने लगी थी। अब हम उस आवाज़ का पीछा कर रहे थे। फिर से इस रहस्य को सुलझाने की चुल मची हुई थी। हम दोनों हंसते हंसते भागते भागते उस आवाज़ के सोर्स को ढूंढना चाहते थे, लेकिन घूमते घूमते हम उन घरों के पास से निकले। एक घर के अंदर से ही आज सुबह लाश मिली थी और ऐसा लग रहा था वहाँ से वो वायलिन की आवाज़ आ रही हो। जैसे ही हम घर के आगे रुक गए, वायलिन की आवाज़ अभी धीमी थी लेकिन लग रहा था घर के अंदर से आ रही है। अचानक वो वायलिन की आवाज़ दूसरे घर से आना शुरू हो गई। एक झटके में जैसे यहाँ से कोई चीज़ वहाँ चली गई हो, वायलिन बजाते बजाते। जैसे ही हम उस घर के पास गए, वहाँ अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन वायलिन की आवाज़ अब एक और घर से आने लगी। हम अब उस तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था कोई वायलिन इतने धीमे बजा रहा है कि बस उसकी वाइब्रेशंस दूर तक जा रही हैं, सुनाई दे रही है, लेकिन पहचाना नहीं जा रहा वो किस घर से बजा रहा है। इस तरह हम ढूंढते ढूंढते उस आवाज़ का पीछा करते रहे। ये हमारे लिए एक रोमांच की रात थी। हमें नहीं लग रहा था ये कोई डरावनी चीज़ हो सकती है, हमें लग रहा था ये कोई रहस्य है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमें दिखाई ना दे रही हो लेकिन वायलिन बजा रही हो। कैसे हो सकता है ऐसा? लेकिन जैसे ही हम उसका पीछा करते रहे, आधे घंटे तक एक घर से वो आवाज़ आ रही थी और उस घर के आसपास बहुत सारी लाइट लगी हुई थी। अब उस घर के पीछे से आवाज़ आने लगी थी। जैसे ही हम उस घर के पीछे गए, छत पर कोई नज़र आया। ये छत पर चढ़ना नामुमकिन के समान था। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन ऊपर चढ़कर कोई जैसे बैठा हुआ था और जैसे ही उसने पीछे की तरफ मुंह किया, वो छलांग असंभव के समान थी। लगभग 20 फुट की दूरी पर वो पेड़ था और उसने इतनी तेज़ छलांग लगाई कि सीधा उस पेड़ पर, और वहाँ पेड़ से एक और छलांग और उस अंधेरे में वो गायब। क्या चीज़ थी वो? मैं और लिंडा दोनों बहुत ज़्यादा हाँफने लगे थे, पीछे की तरफ भागने लगे थे। भागते भागते हम सीधा अपने घरों के करीब आए। जैसे ही घर के करीब आए, अब डर लगना बंद हो चुका था। मैंने लिंडा से पूछा, ये क्या था? ये क्या था? बिल्ली नहीं थी ये, कोई इंसान लगता है जो वायलिन भी बजा रहा था, और वो इस तरह से छतों पर छलांगे लगा लगा कर दूर तक जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? तब लिंडा कहने लगी, देखो तुम्हें भी पता है ये क्या हो सकता है, लेकिन हमें नाम नहीं लेना चाहिए। ये कोई बुरी शक्ति है। ऐसा करना, कल तुम जाकर पादरी से मिलना और वहाँ पादरी से हम एक अनुष्ठान करवाएंगे ताकि वो शक्ति हमें परेशान ना करे। हमें यही काम करना होगा, ठीक है ना? अब लिंडा नाम नहीं ले रही थी, जबकि मैंने कहानियाँ तो बहुत सुनी थी, लेकिन मुझे कहानियाँ सुनना पसंद था, सोचना पसंद नहीं था। और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो छतों पर छलांगे लगाती थी, इस तरह से म्यूज़िक बजाती थी? आखिर वो चीज़ करती क्या होगी? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। अगली सुबह मैं सीधे उस पादरी से मिलना चाहता था।
मैं उनको जानता था और वैसे भी कभी कभी उनसे मिला करता था। मैं जैसे ही उस चर्च में पहुंचा, वो पादरी वहां पर मौजूद नहीं थे। वहां कई और कर्मचारी थे। मैंने उनसे पूछा, आखिर वो पादरी हैं कहाँ पर? उन्होंने इशारा उस जगह का कर दिया, कल वाली जगह, वो वहीं पर गए हैं। कहते हैं वहां एक लाश मिली है। अब ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए थे। एक और लाश? एक और लाश? क्या उसी जगह से मिली है? उन्होंने हामी भरी और मैं भागता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। ये 2 किलोमीटर का सफ़र था और मैं अपनी उस गाड़ी से 2 किलोमीटर का सफ़र धीरे धीरे करना चाहता था। रास्ते में सोचने में बहुत ज़्यादा समय लगाना चाहता था। क्या ये सच हो सकता है जो हमें नज़र आया? मुझे उस पादरी को बताना होगा जल्दी से जल्दी। मैं जब वहाँ पर पहुँचा, वहाँ 5 पादरी खड़े थे और इस बार उनकी संख्या जैसे बढ़ गई हो। वहाँ वो उस घर की तरफ देखे जा रहे थे और मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैं बाहर नहीं निकल रहा था। मैं खुद पर शक नहीं करवाना चाहता था, लेकिन जब उस घर से लाश को निकाला जा रहा था, आंखें खुल गई थी मेरी। ये लाश अकड़ी हुई थी, टांगें जैसे वो कुर्सी पर बैठा हो और बाजू ऐसे जैसे किसी चीज़ को हाथ में पकड़ा हो और ऊपर वायलिन बजाने जैसी हरकत कर रहा हो। ऐसे मौत हुई थी उसकी। ये देखते ही मैं बस डर के मारे बुरा हाल कर चुका था। मैं पसीने से तरबतर था, जबकि गाड़ी बंद नहीं की थी मैंने। इतनी ठंड में मैंने एसी लगा रखा था, तब भी पसीने आ रहे थे मेरे शरीर पर। मैंने खुद को संभाला, लेकिन उस गाड़ी में मुझे बैठे हुए उस पादरी ने देख लिया था और मेरी तरफ वो चलकर आने लगे और गाड़ी उन्होंने खटखटाई और मुझे वो कांच नीचे करने को कहा। मैंने डरते डरते कांच को नीचे की तरफ किया और मैं पूछने लगा, क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ? मैंने वो सामने लाश देखी, वो अकड़ी हुई थी। तब वो पादरी कहने लगे, ऐसा करो, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ लगती है। मैं तुम्हें चर्च में मिलता हूँ, मेरा चर्च में इंतज़ार करो, आधे घंटे में मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और मुझे तुमसे भी कई सवालों के जवाब चाहिए। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बस बिना बताए वहाँ से चर्च की तरफ निकल पड़ा और चर्च में पहुंचकर 1 घंटे इंतज़ार किया। तब जाकर वो पादरी वहाँ पर पहुँचे और अब सवाल जवाब होने वाले थे। सबसे पहला सवाल तो उस पादरी ने मुझसे पूछा था, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है ना, जब कहीं कोई लाश मिलती है तो वहाँ हमें आसपास नहीं होना चाहिए। कभी कभी पुलिस वालों को हम पर शक होने लगता है और 2 लाशें मिली हैं। तुम वहाँ आसपास क्या कर रहे थे? सच बताओ। और मैं बिल्कुल सच ही बताना चाहता था। अब छिपाने लायक कोई बात बची नहीं थी। मुझे खुद डर लगने लगा था। मैंने कहा, मैं आपसे मिलना चाहता था, आपको बताना चाहता था। कल रात हम यहीं से गुजरे थे और मैंने वायलिन की आवाज़ सुनी थी। मेरी गर्लफ्रेंड लिंडा ने भी ये आवाज़ें सुनी थी। आसपास से जैसे कोई वायलिन बजा रहा हो। हम वायलिन की आवाज़ का पीछा करते रहे। कभी वो आवाज़ किसी घर से आती, कभी किसी घर से आती। हम भी पीछा करते रहे और अंत में हमने किसी को देखा था छत पर, जो 20 फीट दूर तक छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो गया। वो कोई ना कोई काली शक्ति थी। ये सुनकर वो पादरी और ज़्यादा डर गए। क्या सच में तुम बाकियों को ये बता सकते हो? क्या सच में तुमने उसे देखा था? वो क्या चीज़ थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी। उसकी पीठ इस तरफ थी, लेकिन उसने अपना चेहरा इस तरफ किया था। आंखें चमकी थी, मैं देख नहीं पाया, लेकिन वो वहाँ से गायब सा हो गया था। तब वो पादरी मेरे साथ कुर्सी पर बैठकर कहने लगे थे, बिल्कुल वैसा हो रहा है, बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसा कि उन्होंने कहा था। मैंने कहा था मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे भी बताइए, मैं भी सच जानने का इच्छुक हूँ। आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं और लाशें मिलना क्यों शुरू हो गई हैं? तब उन्होंने बताना शुरू किया, तुम्हें पता है ऐसे काम कौन करता है? यहाँ पर पहले भी कत्ल के छोटे मोटे केस आते रहते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से अलग अलग जगह पर जैसी जैसी लाशें मिली थी, सबको लग रहा था ये किसी का काम हो सकता है, किसी डायन का काम। मुझे भी शक था, बाकी 4 पादरियों को भी शक था। ये फादर जोसेफ का कहना था। फादर जोसेफ पहले से कहते रहे हैं कि डायन मरी नहीं थी 60 साल पहले।
फादर जोसेफ यहीं पर रहा करते थे। ये उन कुछ खास लोगों में से थे जो उस लाश को दफनाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे पूरी तरह से देखा जाए क्या वो मरी है या नहीं, लेकिन गांव की उस भीड़ ने उस लाश को यहीं दफना दिया था। फादर जोसेफ की बात किसी ने नहीं मानी थी। फादर जोसेफ का कहना था डायन को सिर्फ जलाकर मारा नहीं जा सकता, उनकी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है। ये अपनी वो जिंदगी, अपनी वो आत्मा को कैद कर लेती हैं किसी और चीज़ में। जब तक उसे ना मारा जाए ऐसी डायन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और आज फिर से वैसी घटनाएं होना शुरू हो गई हैं। तब से यहाँ कोई डायन नहीं दिखी थी, लेकिन अब फादर जोसेफ का कहना है डायन फिर से आ गई है। ये वही डायन भी हो सकती है, कोई नई डायन भी हो सकती है, लेकिन ऐसा काम सिर्फ डायन का ही हो सकता है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं वहीं पर बैठा बैठा घबरा रहा था। 60 साल पुरानी घटनाएं, वो भयानक घटनाएं थीं। उस डायन को रोकना असंभव था। वो लोगों को ऐसे मारती थी कि बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। उसे पकड़ा नहीं जा सकता था, वो कोई सबूत नहीं छोड़ती थी। लेकिन वो किसे मारती थी कोई समझ भी नहीं पा रहा था। अगर वो दोबारा यहाँ पर आ गई है तो लोगों की लाशें बिछ जाएंगी, लाशें। और अगर वो वही वाली डायन हुई, बदला लेगी वो लोगों से बदला। ये सुनकर मैं डर सा गया था, लेकिन मुझे जल्दी काम पर भी निकलना था। मैं देरी नहीं करना चाहता था। ये बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं और जैसे ही मैं काम पर पहुंचा, लिंडा ने मुझसे सवाल पूछे और मैंने सब सच बता दिया। अब लिंडा भी घबरा गई थी, क्योंकि हो सकता है सच में डायन वापस आ गई हो और आम लोगों को ये बात बताई नहीं जाएगी, वरना यहाँ पर दहशत बढ़ जाएगी और आम तौर पर लोग इस पर यकीन भी नहीं करेंगे। लोगों का मानना है कि डायन तो होती ही नहीं और पुलिस भी इस बात पर यकीन नहीं कर रही होगी। लेकिन हमने जो देखा है ये वो हो सकती है। और तब लिंडा ने कहा था, वो पादरी भी बेवजह ही नाम लेने लगा। कहते हैं कि उसका नाम लेने से वो पीछे पड़ सकती है, इसीलिए उसका नाम नहीं लेते। तुम भी ये शब्द का इस्तेमाल मत करो जो ड से आता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने हामी भर दी। पूरा दिन हम काम करते रहे और रात को हमें उसी घरों के पास से गुजरना था और घबराहट के मारे हमारा बुरा हाल। जैसे ही हम उन घरों के पास से गुजर रहे थे, तभी एक आवाज़ ने हमारा ध्यान खींचा था। कोई जैसे फ्लूट बजा रहा था, जिसे हम बांसुरी कहते हैं। मुझे ये आवाज़ बड़ी मधुर सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत अच्छे से बजा रहा हो। लेकिन लिंडा को भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी और पता नहीं लिंडा के कान मुझसे ज़्यादा तेज़ हैं। वो जल्दी से मुझे कहने लगी, ये भयानक सी आवाज़ कौन बजा रहा है? मैंने कहा, ये तो अच्छी लग रही है ना, भयानक मत कहो। उसने कहा, नहीं, ये भयानक ही है। हमें आवाज़ का पीछा करना चाहिए। हमें पता तो करना चाहिए क्या ये उस डायन की ही आवाज़ है और किस घर से आवाज़ आ रही है। क्या हम उसे बचा सकते हैं? मैं अब बचाने की बात नहीं करना चाहता था, बचने की बात करना चाहता था। लेकिन लिंडा बिल्कुल मर्दों जैसी बातें करने लगी थी और मैं बिल्कुल एक डरपोक की तरह, और मैं वहाँ से भागना चाहता था। लिंडा ने मेरी बाजू पकड़ी और कहा, जल्दी करो, शायद हम किसी को बचा सकते हैं। इस तरह हम अब उस फ्लूट का पीछा करने लगे थे। वो बांसुरी की आवाज़ कभी दूर से आती, कभी करीब से आती, लेकिन वो अलग अलग घरों से आ रही थी। तब हमें समझ में भी आ रहा था क्यों वो आवाज़ अलग अलग घरों से आती है, क्योंकि वो चीज़ शायद अलग अलग जगह जाती है। छतों पर छलांगे लगाती हुई अलग अलग घरों में जाती होगी। और अब जहाँ से आवाज़ आ रही है, हम उसका पीछा करना चाहते थे। पीछा करते रहे और दूर से उस आवाज़ को हम सुनते रहे। ज़्यादा करीब नहीं गए थे। एक छत पर ऊपर काला सा साया नज़र आया। दूर से हमने देख लिया, हम पेड़ के पीछे छिप गए। हम करीब नहीं जा रहे थे। तब हमने देखा वो भयानक नज़ारा। कोई था जैसे छत से मकड़े की तरह लटक कर खिड़की खोलकर एक घर के अंदर गया। लिंडा कहने लगी, देखो, चुड़ैल अपने शरीर को लंबा कर सकती है। देखो तो सही कैसे मकड़ी की तरह टांगे लंबी की उसने, और वो उस घर में गई है। चलो जल्दी, हमें किसी को बचाना है। अब क्या बताऊं, खुद बचना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी को बचाने से। डायन से मुकाबला करने का हमें कोई तजर्बा नहीं था, लेकिन
हिम्मत वाली गर्लफ्रेंड भगवान सबको दे, लेकिन मुझे क्यों दी? मैं तो ऐसी हिम्मत रखता भी नहीं। मुझे खींचती हुई उस घर के करीब ले आई। हम आवाज़ नहीं कर रहे थे, जूते उतार दिए थे हमने, और अंदर से अब वो फ्लूट की आवाज़ बहुत धीमी सी, जब हमने खिड़की पर कान लगाकर सुना था, वहाँ से वो फ्लूट की आवाज़ आ रही थी, हल्की हल्की सी। एक खिड़की हमने खोली और पर्दे को थोड़ा पीछे किया। दूसरे कमरे से आवाज़ आ रही थी और लिंडा ने कहा, जल्दी चलो, अंदर हमें किसी को बचाना है। ये फ्लूट की आवाज़ अगर बंद हो गई शायद वो उसे मार देगी, जल्दी चलो। मैं अब क्या करता? मैं लिंडा को अपने कंधे पर उठाकर उस खिड़की के पार पहुंचा पाया, और लिंडा ने मेरा इंतज़ार तक नहीं किया। वो जैसे ही अंदर पहुंची भाग कर आगे बढ़ने लगी, और मैं उस खिड़की पर लटक लटक कर अंदर जाने की कोशिशें कर रहा। अब मैं क्या करूं, चढ़ा नहीं जा रहा था। यहाँ पर थोड़ी बारिश के कारण फिसलन हो चुकी थी, बार बार घास में गिर रहा था, पैर नहीं फंस रहा था उस लकड़ी में, और लिंडा की चीख ने मेरे अंदर हिम्मत भर दी। कहीं वो डायन उसे ना कुछ कर दे। मेरा सच्चा प्यार है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। जल्दी से उस हिम्मत ने मुझे खिड़की के पार पहुंचाया, और जैसे ही भागता हुआ मैं उस कमरे में पहुंचा। एक आदमी कुर्सी पर बैठा, घबराया हुआ, वो जैसे बहुत डरा हुआ कांप रहा था। लिंडा सामने थी, और चुड़ैल का भयानक रूप। वो चुड़ैल लिंडा के करीब थी और आंखों में आंखें डालकर जैसे लिंडा को हिप्नोटाइज कर चुकी थी। लिंडा जमीन से 2 फुट की ऊंचाई पर हवा में उड़ रही थी, बिल्कुल सर ऊपर की तरफ किए हुए, आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई। और जैसे ही उस डायन ने मुझे देखा, अब मैं लिंडा को जाने नहीं दे सकता था। पास में पड़ी रॉड उठाई मैंने, और जैसे ही उस डायन पर मारने के लिए मुड़ा मैं, वो डायन गायब। लेकिन सामने वाली खिड़की से धमाके की आवाज़ आई थी, जैसे वो एक बम की तरह खिड़की फाड़ती हुई बाहर की तरफ भागी हो। मुझे देखकर डर गई। आखिर मैं ताकतवर मर्द हूँ। मेरे अंदर हिम्मत ज़रूर भर गई थी, लेकिन लिंडा ज़मीन पर गिरी और उसका सर फर्श पर टकराया। जल्दी से उसने अपने सर को संभाला और आंखों को इधर उधर करने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या उसने मुझे पकड़ा? और सामने वो आदमी भी अब लड़खड़ाकर खड़ा सा हो गया था। वो क्या था? वो क्या था? हम 3 एक दूसरे से बात कर रहे थे, और सामने वाले पेड़ पर नजर आ रही सफ़ेद रंग की आंखें। तीनों खड़े उसकी तरफ देख रहे, और मैंने रॉड दिखाकर कहा था, आजा, अगर अब आई रॉड से पीट पीट के मार दूंगा। और वो आंखें गायब हो गई। वो डायन हिप्नोटाइज भी कर सकती थी, ये मुझे पता नहीं था। अगर वो मुझे भी हिप्नोटाइज कर लेती तो हम तीनों को बचाने वाला कोई नहीं था। 3 लाशें निकलती इस घर से, लेकिन मैंने उसे डराकर भगा दिया। अब अगली सुबह वहाँ पर 6 पादरी आए थे। दूर वाले एक चर्च से भी एक अलग पादरी को बुलाया गया था, और जैसे ही मुझे मेरे जान पहचान वाले पादरी ने देखा, वो भागता हुआ अंदर आया और कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो? तुम फंस तो नहीं जाओगे? मैंने कहा, नहीं, किसी की लाश नहीं मिली है, उसे जिंदा बचा लिया गया है। इसके बाद पादरी उसे देखकर खुश थे, और वहाँ उस भीड़ ने, वो पुलिस वाले भी हैरान थे। पुलिस वालों का कहना था कोई कातिल है जो लोगों को मारता है, और हमने इस आदमी को बचा लिया। अब वो आदमी खुद गवाही दे रहा था, डायन को देखा मैंने, डायन को। और पुलिस वाले कहे जा रहे थे, ऐसी गवाही कोर्ट में मत दे देना, पागल घोषित हो जाओगे और पागल खाने भेज दिए जाओगे। ये कहना कोई था जो कातिल था, वो हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करता है और लोगों को हिप्नोटाइज करके इस तरह मारता है जैसे शरीर अकड़ जाए। अब उसने वही गवाही दी। पुलिस वाले वहाँ से जा चुके थे और पादरी वहाँ पर खड़े थे। वो पादरी मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, बताओ क्या क्या हुआ, कैसे बचे तुम? मैंने रात की पूरी बात बता दी और वो कहने लगा था, खुशकिस्मत हो तुम, तुम्हारे डराने से वो भाग गए, वरना ऐसी डायन को भगाना बहुत मुश्किल भरा होता है। वो किसी ना किसी चीज़ से तो डरी होगी। लोहे से? लोहे से डायन नहीं डरती। किस चीज़ से डरी जिस कारण वो भागी, वरना 3 लाशें निकाली जाती। वो पादरी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन मैंने उससे कह दिया, मुझे फादर जोसेफ से मिलना है, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है उनसे।
अब वो पादरी मुझसे पूछता रहा क्या काम है। मैं उसे बताना नहीं चाहता था। ये एक खास काम था। आज सुबह जब मैं अपने घर जाकर आया, उसमें घड़ी का समय 2 बज चुके थे, यानी कि 2 घंटे आगे हो गई थी वो घड़ी। अपने आप कैसे? उसके बाद 2 बार तो हमला हुआ ना, क्या इसे उसके साथ जोड़ा जा सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये सब फादर जोसेफ को बताना था और वो पादरी मुझे फादर जोसेफ के पास ले गए। फादर जोसेफ एक अस्पताल में भर्ती थे और वहाँ उनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उनसे ज़्यादा चला नहीं जा रहा था, इसीलिए वो वहीं पर रहते थे ताकि इलाज जल्दी हो पाए। अब वो पादरी मुझे वहाँ पर ले गया। फादर जोसेफ से मैं जैसे ही मिला, फादर जोसेफ कहने लगे, बच्चे क्या हुआ? खास मुझसे मिलना चाहते थे। तुम्हें उस डायन के बारे में क्या पता है जो मुझसे जानना चाहते हो? मैं अब सीधा पहुंच गया उनके करीब और कहने लगा, देखिए फादर जोसेफ, कुछ तो है जो मुझे शायद पता है। मैं उसे देख पाया था, वो भयानक चेहरा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका वो भयानक चेहरा कैसा था, ताकि आपसे पता लग पाए क्या ये पुरानी डायन है या कोई नई डायन है। अब डायन को मारा कैसे जाए, भगाया कैसे जाए, आपसे सारी सच्चाई जाननी है मुझे। तब फादर जोसेफ मान गए। मैं उन्हें एक एक करके बताता गया कैसा उसका चेहरा था, कैसे उसकी लंबी नाक थी, उसके कपड़े किस सलीके से बने हुए थे और एक एक चीज़ उस डायन से मैच कर रही थी, वो पुरानी डायन। और फादर जोसेफ खुद घबराने लगे थे और कह रहे थे, बेटे खतरा फिर से आ गया है। उस समय हमने इस खतरे को बड़ी मुश्किल से टाला था। उसे मारना बहुत मुश्किल होता है और उसे मारने के लिए हमें एक बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे पास वो बंदूक है, मुझे उस चर्च में जाना होगा तो मैं वो पुरानी बंदूक देता हूँ। वो चांदी की गोलियाँ उस पर मारनी होंगी जिससे उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, फिर तुम उसका मुकाबला कर पाओगे। इस तरह उसे मारना होगा, उसकी हर चीज़ को ख़त्म करना होगा। उसकी जो शक्तियाँ हैं वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई होती हैं। वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो वो डायन भी ख़त्म हो जाएगी, वो बस एक साधारण औरत बनकर रह जाएगी। फिर उसे मारा जा सकता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा पहले की डायन हुई, यानी कि मेरी तरह वो बूढ़ी होगी और असली रूप में वो ऐसे आ जाएगी, अगर तुम उस चीज़ को ख़त्म कर पाए, मुझे नहीं लगता वो दोबारा डायन बन पाएगी और यहीं पर मौत के घाट उतार दी जाएगी। फिर मैंने उस घड़ी की बात बताई कि घड़ी में एक एक घंटा तब बढ़ता है जब वो डायन हमला करती है। तब फादर जोसेफ ने कहा था, ये एक इत्तेफाक हो सकता है, ऐसे कोई चीज़ भविष्य नहीं बता सकती या ये नहीं बता सकती कि कोई हमला कर रहा है या नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो घड़ी कहाँ से खरीदी थी तुमने? कहाँ उसकी शक्ति से जुड़ी हुई थी? मैंने कहा, नहीं, वो घड़ी तो बहुत पुरानी है। मेरी जो दादी थी उनके दादाजी ने दी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी। तब फादर जोसेफ ने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। मैंने ऐसे कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस घड़ी के बारे में मत सोचो, उस डायन के बारे में सोचो। उस डायन को रोकने के लिए तुम्हें उस पर गोलियों की बारिश करनी होगी। चलो मेरे साथ। फादर जोसेफ तब उस अस्पताल से निकलकर उस चर्च में गए थे। लगभग 5 साल बाद वो उस चर्च में गए थे। उनकी सेहत इतनी खराब रहती थी कि वो चल फिर नहीं पाते थे, लेकिन आज उन्हें उस चर्च में जाना था। चर्च को सजा दिया गया था क्योंकि फादर जोसेफ वापस उस चर्च में आ रहे थे, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, और उन्हें वहां देखकर लोग खुश थे। लेकिन फादर जोसेफ बहुत ज़्यादा गुस्से में, समय बर्बाद मत करो, तुम समय बर्बाद मत करो, मुझे यहाँ मत रोको, मैं खास काम के लिए आया हूँ, मुझे उस लाइब्रेरी में लेकर चलो। तब फादर जोसेफ को उस लाइब्रेरी में ले जाया गया। वहाँ एक किताब को खोलकर उसमें गन निकली। पुरानी ज़माने की ये चांदी के वर्क जैसी गन थी, काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। और वहाँ चांदी की गोलियाँ, और वो चांदी की गोलियाँ मुझे देकर कहा था, 6 गोलियाँ हैं हमारे पास और बनाई अब नहीं जा सकती, वरना पूछा जाएगा चांदी की गोलियों का इस्तेमाल क्या होगा। इन 6 से तुम्हें उस पर वार करना होगा। हर एक गोली उसे कमज़ोर करती जाएगी और 6 गोलियां मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी।
तब ढूंढना उसकी वो चीज़ें जो उसके साथ जुड़ी हैं, उन्हें ख़त्म करना। जब चीज़ें ख़त्म, डायन ख़त्म। अब उस रात हम उन घरों के आसपास घूमते रहे, उस आवाज़ को ढूंढते रहे। मैं, लिंडा और 3 पादरी। रात को छुप छुप कर हम इस तरह से ढूंढ रहे थे उस डायन को जैसे हम कोई चोर हों, क्योंकि पुलिस हमें ये करने नहीं देती और हमें पहले से पता था आखिर किसे पकड़ा जा सकता है। बस उस आवाज़ की पहचान करनी थी। धीरे धीरे घूमते घूमते एक आवाज़ सुनाई दी मुझे। ये एक सैलो की आवाज़ थी। सैलो की आवाज़ इस तरह से हल्की हल्की सी आ रही कि मैंने सबको कह दिया, जल्दी मेरे पीछे आना शुरू कर दो। वो आवाज़ पहले सिर्फ मुझे सुनाई दी थी, बाद में थोड़ी थोड़ी सबको सुनाई देने लगी। मैं बंदूक को हाथ में लिए ढूंढ रहा था उसे, और आसपास कई बार पुलिस की गाड़ी निकलती तो गन अंदर छिपानी पड़ जाती। अगर किसी ने मेरे हाथ में इस तरह से गन देख ली तो मुझे जेल में भेज दिया जाएगा। इसलिए आवाज़ का हम पीछा करते रहे। छतों के ऊपर से आ रही वो आवाज़ें हम छिप छिप कर पीछा कर रहे थे बहुत दूर से, और इस तरह लगभग 1 घंटा पीछा किया हमने। और एक घर के अंदर से जब वो आवाज़ धीरे धीरे कम हुई, हम जान गए थे वो किस घर में घुस चुकी है, और मकड़ी की तरह लंबी रबर की तरह खींच कर वो उस खिड़की के अंदर गई। और अब खिड़की बंद और आवाज़ आना शुरू। अब हमने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और हम उस खिड़की को खोलकर लगभग 5 के 5 अंदर थे। अब वो पादरी हाथ में क्रॉस लिए उस डायन को भगाने की तैयारी कर रहे थे। मैं बंदूक लिए डायन को मारने की तैयारी कर रहा था। अब यही हाल लिंडा ने भी किया था। उसके पास एक पुराना चांदी का चाकू था। उसने उसकी धार तीखी कर ली थी। अगर गोली से ना मार पाए तो चाकू से तो मार ही सकते हैं ना। इस तरह जब हम दूसरे कमरे में पहुंचे थे, वहां देखा था उस डायन को, और वो आदमी एक कुर्सी पर बैठा। उसके पास एक सैलो था। वो आंखें सफ़ेद हो चुकी थी उसकी, लेकिन वो सैलो हल्का हल्का बजा रहा, और वो डायन उसके माथे पर नाखून से एक निशान सा बना रही, उसके शरीर पर कुछ लिख रही। इसके बाद हम छिपकर उसे बस देखते रहे। सामने कोई नहीं आया। वो आदमी अब उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद वो डायन खिड़की खोलकर बाहर जाना चाहती थी और उसे भी बाहर ले जाना चाहती थी। हम बस उनका पीछा करना चाहते थे। इस तरह हम वहीं छिपे रहे। जैसे ही उस डायन ने बाहर खुद के शरीर की सीढ़ी बनाई, इस तरह रबर की थी वो, उसने उस आदमी को नीचे उतारा और उसके बाद उसे भगाकर एक तरफ ले जाने लगी और खुद आगे आगे। हम 5 के 5 उनके पीछे पीछे। अब वो आगे वाली एक जगह पर पहुंचे। वहाँ एक घर था। ये पुराना लकड़ी का घर था, और वो डायन उस आदमी को लेकर उस घर के अंदर। वहाँ हम उस घर में पहुंचे तो अंदर कोई नहीं, लेकिन एक तरफ थोड़ा सा उठा हुआ फर्श, बेसमेंट थी वहाँ पर। और हम जैसे ही उस फट्टे को खोलकर नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगे, पादरी कांप रहे थे, मैं कांप रहा था। लिंडा को डरते हुए देखा। हम 5 नीचे पहुंचे थे और वो डायन वहाँ उससे सैलो बजवा रही और माथे पर एक एक बूंद गिरा रही। कोई खास चीज़ थी वो, कोई ऐसा शैतानी अनुष्ठान कर रही थी जिससे वो शक्तियाँ पाना चाहती थी। अब चुपके से मैं बाहर की तरफ निकला, सही सा निशाना लगाया और मैंने गोली चला दी उस डायन पर। यह गोली मैंने सीधे उसके सीने पर चलाई थी और गोली से वो झल्ला सी गई थी, वो घुटनों पर आ गई थी। और इसके बाद हम 5 के 5 सामने आ गए और वो डायन हमारी तरफ देख रही थी। यकीन कीजिए ये भयानक चेहरा, मैं भी कांप रहा था और पादरी भी डरे हुए थे। ऐसा भयानक चेहरा कभी जिंदगी में नहीं देखा था। आपको जो टीवी में दिखाया जाता है ना, डायन उतनी भयानक नहीं होती, उससे बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद वो डायन ने अपना एक रूप सा बदलना शुरू कर दिया और वो बस रूप बदल रही थी। मैंने देखा
मेरे साथी पादरी, उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई और वो हवा में लहराने लगे जल्दी से। तभी लिंडा ने वो चाकू उसकी गर्दन में घुसा डाला और उसने लिंडा को गर्दन से पकड़ा और पीछे दीवार पर मारा और वो भी हवा में उड़ने लगी। उसने हिप्नोटाइज हर किसी को कर दिया था, सिर्फ मैं बचा था और मैंने एक और गोली उसकी छाती पर चला दी। 2 छेद हो चुके थे उसकी छाती में। वो फिर से घुटनों पर आ गई और बाकी चारों की चारों जमीन पर गिरे और वो आदमी जो उसका शिकार था वो भी अब हिलने लगा था। अचानक फिर से वो डायन उठकर खड़ी हो गई और सब फिर से हवा में उड़ने लगे। मेरी गोली से वो कमज़ोर होती लेकिन उसमें शक्ति दोबारा से आ जाती। अब मैं फिर से गोली उसके सर की तरफ मारना चाहता था लेकिन उसने एक शरीर बदला। वो अब अपने उस रूप में थी जो उसका असली रूप था। मेरी आँखों की तरफ देख रही थी वो और मुझे हिप्नोटाइज नहीं किया था उसने। हंसती हुई कहने लगी थी, शेन गोली तो नहीं चलाओगे ना? पहचाना मुझे? तुम्हारी दादी? मिस तो नहीं कर रहे थे मुझे? तभी मैं गोली चलाना चाहता था और उसने अपने हाथ से बंदूक नीचे गिरा दी। अब मैं डर सा गया था। बंदूक उसके पैर के बिल्कुल नीचे थी और मैं झुकने वाला था। उसने मेरा सर पकड़ा और मुझे थोड़ा पीछे किया और कहा, शेन, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। शेन देखो, ये अब मेरी सच्चाई शायद जान गए हैं, ये मेरी जगह पहचान गए हैं। मैं इन्हें छोड़ नहीं सकती, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। लेकिन शेन, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। फिर मैं घबरा कर ये कहने लगा था, ओ डायन, मारना है तो मार। मेरी दादी का चेहरा बनाकर मुझे भ्रमित करने की कोशिश मत कर। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी थी, शेन, डायन अपना रूप बदल सकती है लेकिन किसी और का चेहरा नहीं बना सकती। जो उसका है वही बना सकती है या भयानक रूप में बदल सकती है। शेन, मैं तुम्हारी दादी ही हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, लेकिन अब मैं वो स्थायी ज़िंदगी नहीं जी सकती। ये ज़िंदगी मेरी नहीं है। मुझे आज़ादी मिल चुकी है और अब आज़ादी ही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन फिर भी पोते हो तुम मेरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। जा सकते हो तुम यहाँ से, मैं भूल जाऊंगी तुमने मुझ पर वार भी किया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं बस सवाल ही पूछ सकता था और मैंने पूछा, क्या सच में दादी जी आप वो डायन थी जो लोगों को मारा करती थी? मैं तो आपको बहुत अच्छा समझता था, आपने कभी बुरा काम नहीं किया था, तो आप इस भयानक रूप में कैसे? तब उन्होंने सच बताना शुरू कर दिया। 60 साल पहले इन्होंने मुझे रोका था। मैं बलि देकर अमर होना चाहती थी। मैं इस रूप को हमेशा खूबसूरत बनाए रखना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे पहचान लिया। मेरे चेहरे को तो नहीं देखा लेकिन मुझे पकड़कर इन्होंने मेरी शक्ति छीनी, मेरी चीज़ों को ख़त्म किया। बस एक चीज़ बची थी मेरी जिसे वो ख़त्म नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की, पूरी तरह से जलाया और मैंने मौत का नाटक किया। हम डायनें मरकर टक से ज़िंदा हो जाती हैं और मैं मरने का नाटक करती रही। इसके बाद मुझे वहीं पर दफनाया गया था। लेकिन एक बात की सच्चाई तुम्हारे दादा जानते थे, डायन को ऐसे मारा नहीं जा सकता, इसीलिए उन्होंने मुझे खोद कर निकाला था। मैं कमज़ोर थी, सिर्फ एक अंश बचा था मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे संभाला, मुझे ठीक होने में मेरी मदद की, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं सकती थी। डायन के भी उसूल है, जो डायन की मदद करता है डायन कभी भी उसको मार नहीं सकती। तब उन्होंने मेरी ऐसी सेवा की थी कि मैं खुश हो गई और मुझे वो बदलना चाहते थे। मुझसे एक वादा लिया था उन्होंने कि जब तक वो जिंदा रहेंगे मैं वो डायन का रूप इख्तियार नहीं करूँगी, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैंने उनको वादा दिया, लेकिन ये वादा अधूरा था। उन्हें मुझ पर शक था, इसीलिए तुम्हारे दादा ने मुझसे शादी की और मैं उनकी पत्नी बनकर रही। उन्होंने धीरे धीरे मुझे अच्छा बनाया। मैं बदलती चली गई, लेकिन वादे के अनुसार उनकी मौत तक मुझे ऐसा बनकर रहना था। जब उनकी मौत हुई
लगभग 7 साल पहले मैं अकेला सा रहना शुरू हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब करूं तो क्या करूं। मैं उनसे दूर रह नहीं सकती थी। मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। भले ही मेरा एक परिवार था, मेरे 2 बच्चे, तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे दादा तक ही थी। तो मैंने अपनी मौत का नाटक किया। बताया ना तुम्हें कैसे मरकर टक से जिंदा हो सकती हूँ। मेरी लाश को दफनाया गया और वहाँ से मैं निकल आई 5 साल पहले। उसके बाद मुझे अपना रूप बदलना था। धीरे धीरे शक्तियाँ संजोती गई और फिर मुझे समझ में आया, डायन बिना शिकार जिंदा नहीं रह सकती और अब शिकार मेरी मजबूरी है। क्या करूं? अब शिकार करके मुझे दोबारा पहले जैसा रूप बनाना है। मैं अपनी दादी को समझाने की कोशिश कर रहा था और दादी मुझे समझा रही थी। मेरी डायन दादी मुझे कहती रही तुम्हें जाना होगा, और मैं क्या करता। मैंने जल्दी से उन्हें धक्का दिया और मैं जानता था मेरी दादी का रूप नहीं है ये वो खतरनाक डायन का रूप है। इस तरह मैंने वो गोलियां उनकी छाती पर उतार दी और एक एक गोली से उनकी शक्ति कमज़ोर होती गई। 6 की 6 गोलियां छाती में उतर चुकी थी, लेकिन शक्ति उनकी कम नहीं हो रही। वो हिप्नोटाइज हर किसी को कर सकती थी, अपने खून को नहीं। मुझे हिप्नोटाइज किया नहीं जा सकता था। मैंने उस घर में ही आग लगा दी। हर चीज़ जो पड़ी थी वो जल रही थी और उनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती गई। हम 6 के 6 बाहर थे। 3 पादरी, मैं और लिंडा और वो आदमी वहाँ उस घर से भागने लगे थे और जलती हुई मेरी दादी उस घर से बाहर निकली थी, चीखती हुई, बदला लेने को तैयार। वो पादरी कहे जा रहे थे, हर चीज़ को जला दिया, ये मर क्यों नहीं रही। मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। अचानक मेरी आंखों के सामने सारे दृश्य सामने आ गए। वो एक चीज़ जिसने आखिरी बार इन्हें मरने नहीं दिया था, वो चीज़ जिसने अब तक इन्हें मरने नहीं दिया। शक्ति होती है डायन की किसी चीज़ में। मेरी दादी की घड़ी जो चलती है उनके कारनामों से, उनकी शक्ति से जुड़ी हुई। मैं जानता था अब इस डायन को ख़त्म कैसे करना है। वो डायन हमारे पीछे थी, हमें पकड़ना चाहती थी। वो पेड़ों पर छलांग लगा सकती थी, कमज़ोर थी, किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर पा रही थी। वो पादरी उसे रोकते रहे, वो क्रॉस के निशान से भी रुकने वाली नहीं थी। उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अगले शिकार से वो दोबारा शक्तिशाली होने लगती और मैं उसे रोकने के लिए सीधा अपने घर में पहुंच जाता। और मेरे घर में वो पेट्रोल की बोतल जो मैंने सीधे उस घड़ी पर छिड़क दी थी और सबको उसने रास्ते में ही गिरा दिया था, चोटिल कर दिया था, अधमरा कर दिया था। और घर में घड़ी के सामने वो, और हाथ में मेरे कोई माचिस नहीं, एक लाइटर था। मैं उस लाइटर से जलाना चाहता था उस घड़ी को, क्योंकि पेट्रोल तो मैंने छिड़क दिया था उस पर। इस तरह मेरी दादी सामने मासूम सा चेहरा बनाकर, देखो मुझे भी जिंदा रहने का हक है ना। तुम इस घड़ी को जला दोगे तो मैं जिंदा कैसे बचूंगी। मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। मेरी शक्तियाँ खत्म मत करो। सालों लगे हैं इस शक्तियों को कमाने में। मेरे रूप को खत्म मत करो। मैं तुम्हारे दादा को जिंदा करना चाहती हूँ। तुम्हारे दादा को प्रेत रूप में जिंदा किया जा सकता है। प्रेत बनकर वो मेरे साथ रहेंगे। बस मुझे आज़ाद होने दो। ये कोशिश मत करो। मैंने आंखें बंद की और सोचा मेरे दादा कभी प्रेत रूप में जिंदा नहीं होना चाहेंगे। लाइटर जलाया मैंने और जल्दी से उस पेट्रोल में आग लग गई। थोड़ी सी आग मेरे शरीर में भी लग गई थी, क्योंकि पेट्रोल गैस बनकर हवा में उड़ता है और आसपास की चीज़ों को भी जला देता है। घर में तेज़ आग लग चुकी थी और वो घड़ी जल रही थी। साथ में ही मेरी दादी उसी घर में खिड़की पर खड़ी धीरे धीरे झुलस रही थी। रोती हुई मेरी दादी उस घर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी और उस घड़ी से चिपक कर उनके शरीर को भी जैसे शांति मिल रही थी। झुलस गई थी वो घड़ी पूरी की पूरी और आसपास आग लगी वो बुझा दी गई। बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और घर में आग को बुझाया गया। उस घड़ी पर लिपटे हुए उस कंकाल को हर कोई देख सकता था और फादर जोसेफ खुद वहां पर आकर ये देख रहे थे और
उन्होंने बताया था, अंत, ये अंत है इस डायन का। इस शरीर के बारे में मैं कह रहा था, ये अंत होता है डायन का। मैं नहीं जानता ये मेरी जीत हुई थी या हार हुई थी, मुझे अपनी दादी को मारना चाहिए था या नहीं, लेकिन मैं बस ये जानता हूँ, बुराई अपनी हो या किसी और की, अंत करना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ये मानता ही नहीं कि मैंने अपनी दादी को मारा था, वो एक डायन थी। मैं बस ये कहता हूँ कि मेरी दादी वो 5 साल पहले ही मर गई थी। वो अच्छी थी, वो कभी डायन नहीं हो सकती, ये कोई और ही डायन थी। इस तरह से मैं दादी को आज भी याद करता हूँ, वो डायन रूप में नहीं, मेरी प्यारी दादी के रूप में। और आपको क्या लगता है, क्या सच में एक डायन से मुकाबला करना आसान होता अगर वो मेरी अपनी ना होती?